बेटा स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? नो मैम। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही किसी को? नो मैम। अब दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। आज का टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आज हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का है टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो उससे पहले हम ये पता करेंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है। तो जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि डेफिनेशन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसमें लिखा है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ए किडनी कंडीशन that involve डैमेज या इन्फ्लामेशन टू द ग्लोमेरुलाई। ये ग्लोमेरुलाई क्या होती है? नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है, सबको मालूम है, मालूम है ना? जो हमारे नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस बाउमेन कैप्सूल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। तो किसी भी वजह से अगर हमारे मतलब किडनी में जो हमारे ग्लोमेरुलाई हैं, वो अगर वो किसी भी वजह से डैमेज हो जाए या उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, तो उसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? यस मैम। क्या ये कह सकते हैं ये ग्लोमेरुलाई में होने वाली इन्फ्लामेशन या डैमेज कंडीशन को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि नेफ्रॉन में हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये जो ग्लोमेरुलस क्या है प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स है जो हमारे फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है ना बेटा, कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई देना ग्लोमेरुलस दिखाई देता है कि किसी भी वजह से डैमेज हो जाए या इन्फ्लेम हो जाए तो ये अपना प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया है। इसलिए हमें इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की, किस कारण या कौन सी कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिखाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैथोजन। इसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल, ये हमारे जो हमारे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का सब डिवीजन है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। मतलब जो हमारे बैक्टीरिया है उससे होने वाले इन्फेक्शन, किसका? इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट या स्किन, ये इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या कॉजेस हो सकते हैं। सेकंड है हेरिडिटरी डिजीज, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की जो डिजीज है वो क्या है? हेरिडिटरी डिजीज। तो उसकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है। नेक्स्ट है इम्यून डिजीज, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर उसमें किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से, सच एस SLA। नेक्स्ट है हमारे डायबिटीज, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, तो अगर मतलब मान लो कि अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है तो डायबिटीज की वजह से वो किस पे एक्ट करेगा, किस पे इफेक्ट करेगा? वो है किडनी। ठीक है, तो डायबिटीज की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। वेस्कुलाइटिस, मतलब ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉज वेस्कुलाइटिस। अगर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, वो कौन सी? जो हमारे किडनी के आसपास की जो ब्लड वेसल्स में किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस केस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायरसेस, जैसे कौन से? HIV वायरसेस, हेपेटाइटिस B वायरसेस, हेपेटाइटिस C वायरसेस भी
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे एंडोकार्डाइटिस, मतलब हमारे जो हार्ट की जो वॉल्व है, ठीक है, हार्ट की जो वॉल्व है, अगर उसमें किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, मतलब एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंड है हमारा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो हमारा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो कैसे होता है, वो सडनली होता है। ठीक है, जिसको मतलब कितने दिन हुए तो ये मतलब अगर हाँ मतलब ये कितने दिन हुए तो ये मतलब ये क्या होगा, इट अकर आफ्टर 5 to 21 डे ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट में अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन के 5 से 21 दिन के अंदर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये क्या है, डेवलप ग्रेजुअली ओवर सेवरल ईयर, मतलब ये बहुत सालों से होता आ रहा होगा। ठीक है, डेवलप कर रहा होगा, और इट अकर आफ्टर एक्यूट फेज, और ये एक्यूट फेज के बाद होता है। कभी भी क्रोनिक पहले नहीं होता, ये एक्यूट फेज के बाद ही होता है। ठीक है, तो हमारे जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो 2 टाइप्स के हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, तो इसमें है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो एजी सब्सटेंस है ना, एंटीजन सब्सटेंस, वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी। जब एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस में एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने लगेगा, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देगा। इन्फ्लामेटरी जब रिस्पॉन्स देने लगेगा तो जो हमारे जो ग्लोमेरुलस की जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग है वो क्या होने लगी, पॉलीफ्रेशन होने लगी। जब पॉलीफ्रेशन होने लगेगी तो क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा ग्लोमेरुलस का, में ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हो गया, और इन्फिल्ट्रेशन होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस इन्फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो उस पे स्कारिंग, मतलब वो स्कारिंग आ जाएगी, या मतलब मेम्ब्रेन लॉस होने लगेगी। जब मेम्ब्रेन लॉस होने लगेगी तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस प्लाज्मा का फ्लो होने लगेगा, और बॉडी में वाटर और सोडियम का रिटेंशन होने लगेगा, और वाटर और सोडियम का रिटेंशन होने लगेगा तो पर्सन में एडिमा और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पैथोफिजियोलॉजी है। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। अभी हमने टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात की ना, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जैसा कि हमने एक्यूट के बारे में देखी, सडनली होने लगता है, लेकिन जो क्रोनिक है वो काफी सालों से डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये बात की। अब हम पढ़ेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो हम इसकी इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता क्या है, तो ये क्या है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ किडनी, मतलब दोनों किडनी में क्या हो जाए, दोनों किडनी के ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगी, जिस किसकी वजह से, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। ठीक है, विच प्रोड्यूस डैमेज टू ग्लोमेरुलो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो किडनी के जो ग्लोमेरुलाई हैं वो डैमेज हो जाएंगी, और फिल्ट्रेटिंग बीड ऑफ किडनी कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन, ये जिसकी वजह से क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब फिल्ट्रेटिंग बीड की वजह से जो हमारी किडनी का जो किडनी
उसका जो GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से बॉडी में प्रेजेंट सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा और साथ साथ जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और एक्यूमुलेट हो जाएगा मतलब हमारे जो सॉल्ट और वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट है वो बॉडी में ही रह जाएंगे। मतलब कहने का मतलब जो सॉल्ट है और वाटर है वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में ही रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। समझ में आया मेरा? किसी को क्या समझ में आया? देखो मैं बेटा दोबारा बता रही हूँ, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, मतलब दोनों किडनी में इन्फ्लामेशन हो गया, दोनों किडनी के ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस, मतलब एंटीजन के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, फिर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करने की वजह से वो बीड्स बना लेंगे। जब बीड्स बना लेंगे तो जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है वो डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डाउन होने की वजह से वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगा, और जब वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगा तो बॉडी के जो सोडियम से सॉल्ट है वो और वाटर वो इजिली पास हो जाएंगे, ठीक है, इजिली पास हो जाएंगे तो बॉडी में रिटेंशन होने लगेगी, कमी होने लगेगी। लेकिन जो चीज बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए वो तो जाने लगेगी, और जो बॉडी से बाहर जानी चाहिए जैसे हमारे नाइट्रोजन वेस्ट वो बॉडी में ही रह जाएंगे और ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर देंगे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब बात आती है कॉजेस, ठीक है। तो यहाँ है देयर इज इनिशियली यूआरआईटी स्किन इन्फेक्शन, मतलब स्किन इन्फेक्शन हो जाए कुछ भी, तो ये कॉजेस का है स्किन इन्फेक्शन हो जाए यूजुअली 1 to 3 वीक बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम, मतलब सिम्टम से अगर एक से 3 वीक अगर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ये इसके कॉजिंग द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड कॉमनेस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ग्रुप ए बीटा होमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब देख लो बार बार यही आता है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई है हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई वही सबसे मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसकी जो कॉजेस है वो या तो स्किन इन्फेक्शन हो किसके थ्रू, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, ठीक है। अब आता है पैथोफिजियोलॉजी, तो इसमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने की वजह से मतलब थ्रोट में हो जाए या किसी बॉडी में हो जाए तो वहां इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगे, इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज तो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी किसके अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, और जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेगा। जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, उसको वो ट्रैप कर जाएंगे, इट गेट ट्रैप इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस पे ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंबाइन विद कॉम्प्लीमेंट, उसकी वजह से वो लिपोसोमल एंजाइम से कंबाइन हो जाएंगे, और जब वो लिपोसोमल एंजाइम से कंबाइन हो जाएंगे तो वहां की जो सेल्स है उसको क्या करने लगेंगे, डिस्ट्रक्ट करने लगेंगे, मतलब उसको डिके करने लगेंगे या डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, ठीक है। और जब उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे तो हमारे ग्लोमेरुलस में इंफ्लामेशन चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आएगी, और जब इंफ्लामेशन चेंजेस होने लगेगी हमारे ग्लोमेरुलस में तो उसकी वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट है वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, और जिसकी वजह से हमारे ग्लोमेरुलस वॉल है वो बहुत ज्यादा परमिएबल हो जाएगी। परमिएबल होने की वजह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो आयंस है उसको वो स्टोर नहीं रख पाएगी, वो इजिली पास हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और पेशेंट की बॉडी पर सूजन मतलब एडिमा आने लगेगा, ठीक है। अब है पैथोजेनेसिस, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा वही ये चीज है। अब है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब
साइन एंड सिम्टम, तो इसकी वजह से साइन एंड सिम्टम क्या क्या शो होते हैं। अगर किसी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए तो इसमें पेशेंट को फीवर या ठंड फील होगी, वीकनेस दिखेगी, जनरलाइज एडिमा होगा, वेट गेन होने लगेगा और साथ साथ हेडेक की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल होगी। अगर अब हम बात करते हैं जीआई इंडस्ट्री, मतलब जो उसका जीआईटी ट्रैक है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होने, उसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, एसाइटिस हो सकती है और यहाँ तक कि पेट में एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कार्डियक डिस्टरबेंस, मतलब कार्डियक वो हार्ट पे क्या इफेक्ट करेगी, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और सीसीएफ होने के चांसेस है। और साथ साथ जो हमारे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये हमारे आईज पे भी इफेक्ट करेगी, इसलिए हम ऑप्थेल्मिक डिस्टरबेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो विजुअल एक्यूटी है वो कम होने लगेगी। नेक्स्ट है रीनल डिस्टरबेंस। रीनल में क्या करेगी, किडनी में क्या करेगी, प्रोटीनूरिया होने लगी है, एलिग्यूरिया होने लगा है, हिमेचूरिया हो सकता है, एसटीएन हो सकता है और पीएच, यूरिन का जो पीएच है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब बात आता है डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, तो हम कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं या हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फिजिकल असेसमेंट। तो फिजिकल असेसमेंट में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें है ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड, अगर चाइल्ड है तो उसका ऑब्जर्व करेंगे, नहीं तो एडल्ट है तो एडल्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर हम जो पेशेंट है उस पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी बॉडी पे कहाँ कहाँ सूजन आई है, जैसे फेस पे, पेरी ऑर्बिटल एरिया पे या फीट पे, या सूजन वाली एरिया को ऑब्जर्व करेंगे और साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे एलुग्यूरिया, एनुरिया और हिमेचूरिया को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी विजुअल इंपेयरमेंट ड्यू टू रेटिनल एडिमा। रेटिनल एडिमा की वजह से क्या क्या विजुअल इंपेयरमेंट हो रही है इसको भी ऑब्जर्व किया जाएगा। साथ साथ पेशेंट का बीपी भी मॉनिटर किया जाएगा और एसटीएन को भी देखा जाएगा और साथ साथ उसमें ये भी देखा जाएगा कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो यूरिन का सैंपल तो लेना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, यूरिन का एनालिसिस भी। तो इसमें क्या है, इसमें 1 to 2 प्रोटीन को शो किया जाएगा जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी को कास्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ग्लोमेरुलाई कितना इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, इसमें ब्लड का एनालिसिस भी किया जाएगा, इसमें हम ये सारे अगर हम ब्लड का एनालिसिस करते हैं ये सारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ईएसआर बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, और ये क्यों हो सकता है, ये निमोनिया के कारण भी हो सकता है। और साथ साथ ब्लड में यूरिया क्रेटिनिन है वो उसका भी जो रेंज है वो बढ़ सकती है। सीरम पोटेशियम सोडियम जो है वो भी क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा किसी पेशेंट को एलग्यूरिया कॉन्टिन्यूस है तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस है एक्सरे। एक्सरे शो प्रोमिनेंट वस्कुलर मार्किंग ड्यू टू हाइपरवोलेमिया। एक्सरे की वजह से हमें प्रॉपर वस्कुलर मार्किंग शो होगी थी। थ्रोट स्वैप कल्चर लिया जाएगा जिसमें ये शो होगा कि हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। साथ साथ इंक्रीज एंटी स्ट्रेप्टो टायर को हम लेंगे। साथ साथ में हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी हम किसका करेंगे, किडनी बायोप्सी करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल भी इसमें डिक्रीज हो जाएगा। अब है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, एसएलई नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अब है कॉम्प्लिकेशन की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं उसकी वजह से क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, साथ साथ इंसेफ्लोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हम पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव भी देंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे और रिटेंशन ऑफ फ्लूइड का ध्यान रखेंगे, वेट को मॉनिटर करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे और साथ साथ प्रोलॉन्ग एलुग्रिया के लिए हम
मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, अगर हम एक्यूट को ट्रीट नहीं करते तो ये बाद में क्रोनिक पे ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज एविडेंस इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन विद या विदाउट सिम्टम। मतलब ये जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें जो रीनल फंक्शन है ये सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है और विदाउट सिम्टम भी शो हो सकता है। ठीक है, इट में डेवलप एज प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज। और जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये जो ये शुरुआत में जो डेवलप होगा ये प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज के थ्रू ही होगा और सेकेंडरी एसएलई या ड्रग इंड्यूस की वजह से क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो इसमें क्या, रिपीटेड अटैक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर बार बार स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो अटैक करे तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रग इंड्यूसिंग नेफ्रोपैथी की वजह से हो सकते हैं। अगर ग्लोमेरुलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन है अगर वो थिकिंग हो जाए तो हो सकता है। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, पायरेट आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, इसमें ये हमारे जो कॉजेस फैक्टर है इसकी वजह से होगा, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी। जब थिक हो जाएगी तो उसमें ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होने लगेगी। जब हाँ इसमें ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इम्यूनोग्लोबिन है वो डिपोजिशन होने लगेगी जिसमें कॉम्प्लीमेंट होगी और फिब्रिन। उसकी वजह से इन लेट स्टेज ग्लोमेरुलाई बिकम स्क्लेरोसिस विद ट्यूबल इंटरस्टिशियल एंड वेस्कुलर चेंजेस होने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जैसे हाइपरटेंशन हो जाए, हीमेचूरिया हो जाए, एनीमिया, नेक्टोरिया, बोन पेन, बोन इनफॉर्मिटी, फेलियर ऑफ थाइरोइड, ये सारी हमारी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंडर आती है। ठीक है, अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जैसे कि हमने एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डायग्नोसिस किया था उसी तरह हम यूरिन एनालिसिस करेंगे। इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमने एक्यूट में किया। तो हम इसमें यूरिन एनालिसिस करेंगे, ब्लड एनालिसिस करेंगे जिसमें ESR क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और साथ साथ इसमें जो यूरिया क्रेटिनिन है उसका लेवल भी बढ़ा होगा। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी हम एक्सरे ही करेंगे। सेम टू सेम जैसा कि हमने एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एक्सरे किया था तो इसमें भी हम एक्सरे करेंगे जिससे हमें प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग शो होगी ड्यू टू हाइपरवोलेमिया की वजह से। थ्रोट स्वैब कल्चर लेंगे जिसकी वजह से हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेन्स के बारे में पता चलेगा और साथ साथ इसमें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन लाइटर जो है वो इंक्रीज होगा और हम इसमें किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, और सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट। इसके लिए हम इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, स्टेरॉइड एंड अदर इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स का यूज किया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, एंटी हाइपरटेंसिव दी जाएगी। ठीक है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको टेस्ट या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है,